हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। दोस्तों, हो सकता है आज थोड़ी बहुत समस्या हो मुझे पढ़ाने में, क्योंकि मेरे हाथ पे लग चुकी है और मैं कुछ काम कर रहा था, यहाँ बोर्ड का ही कुछ काम कर रहा था। उस टाइम पे मेरे हाथ पे चोट आ गई है, तो उसकी कोई ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी समस्या हो तो आप थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा। और चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर सीधे। टॉपिक का आपको सभी को पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा था आपको। मैं ज्योमेट्री का अंदर कल आपको यही ट्रायंगल पढ़ा रहा था, और उस ट्रायंगल को पढ़ाते हुए बीच में ही टेक्निकल इश्यू होने के कारण मेरे को बीच में ही उस वीडियो को पॉज करना पड़ा, और वही वीडियो मेरे को अपलोड करनी पड़ी यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, तो अब जो लास्ट में जो अपनी वीडियो देखी थी, वो लास्ट में जो वीडियो थी अपनी, उसके अंदर मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था कि ट्रायंगल होता क्या है, और ट्रायंगल होने के साथ साथ मैंने ये बताई थी कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, और ट्रायंगल कितने टाइप्स के अंदर टाइप के अलग अलग टाइप बताए थे। तो मैंने ट्रायंगल के 2 टाइप्स आपको बताए थे शायद। जो 2 टाइप्स में आपको बताया था कि ट्रायंगल के 2 टाइप होते हैं, और 2 टाइप किस किस के आधार पर होते हैं। एक होते हैं भुजाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड्स, और एक बताया था एंगल्स के आधार पर, कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोणों के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और इसी प्रकार से मैंने बताया कि जो भुजाएं हैं उनके आधार पर जो ट्रायंगल है वो कितने टाइप के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। आज उसी सीक्वेंस को थोड़ा आगे लेके चलते हैं दोस्तों, और उसी ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता देता हूं कि जितना भी यहाँ पे ट्रायंगल के आपके जितने भी कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगा दोस्तों, वो सारे विद प्रूफ आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा दोस्तों कि जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो कंसेप्ट आया कहां से है ज्योमेट्री में, वो उसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों, यदि आप ज्योमेट्री में कोई कंसेप्ट सीधा रटते हैं तो आपको समझ में कम आएगा, बट बजाय उसके कि आप उस जो भी कंसेप्ट बताऊं उसके पीछे की कहानी समझिए। अगर ऐसा समझते हो आप, तो ज्योमेट्री के अंदर आपकी पकड़ होगी और क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, और 100% एक्यूरेसी के साथ में आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। अब चलता हूं मैंने लास्ट टाइम पे आपको एक बात बताई थी, और लास्ट टाइम पे जो बात बताई वो कहां पे थी, तो आप सबको पता है कि मैं लास्ट टाइम में एरिया बता रहा था, ट्रायंगल का एरिया बता रहा था। तो उसी बात को लेकर चलता हूं दोस्तों। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात बताई थी मैंने कहा था ये त्रिभुज ए, बी और सी है, ये कहा। अब देखिएगा, मैंने कहा शीर्ष ए, वर्टेक्स ए के सामने एक भुजा कौन सी होगी, ए होगी। वर्टेक्स बी के सामने एक भुजा कौन सी होगी, बी होगी। वर्टेक्स सी के सामने एक भुजा कौन सी होगी, सी होगी, स्मॉल सी होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी को पता है कि यदि मुझे त्रिभुज का एरिया फाइंड करना है तो त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को बताएगा एरिया क्या होता है ट्रायंगल का। तो आप बोलोगे सर 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, ये होता है दोस्तों। जो त्रिभुज का एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैंने यहां पे मान लीजिए एक बार के लिए मैंने इस ए को बेस मान लिया, इस ए को मैंने बेस मान लिया। किसमें, त्रिभुज एबीसी के अंदर मैंने ए जो साइड है, ए भुजा है, उसको मैंने क्या माना, यहां पे बेस मान लिया। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब आप सभी को चाहिए क्या, एरिया। एरिया क्या आया, तो आप बोलोगे सर एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस कितना आया, तो आप बोलोगे सर ए, कितना, ए। अब हाइट की बात आती है दोस्तों कि हाइट कहां से मिलेगी अपने को। तो दोस्तों इस त्रिभुज में हाइट आपको कहां पे भी नहीं दिख रही। हाइट का मतलब क्या है, पहले तो वो बता देता हूं दोस्तों। हाइट होती क्या है वो बता देता हूं। तो दोस्तों हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब क्या है वो देखिएगा। हाइट का मतलब है दोस्तों, यदि कभी भी किसी भी रेखा पर, यदि कभी किसी सरल रेखा पर, यदि कभी भी किसी भी सरल रेखा के ऊपर, ये सरल रेखा है, तो आप बोलोगे हाँ सर, यदि कभी भी एक सरल रेखा पर यदि कोई दूसरी सरल रेखा क्या हो, लंबवत हो, यदि कोई एक सरल रेखा पर यदि कोई दूसरी रेखा क्या हो, सरल रेखा, ये मान लीजिए सी और डी है। ठीक है दोस्तों, तो एक सरल रेखा पर ए बी एक सरल रेखा है, उस ए बी सरल रेखा पर यदि कोई दूसरी सरल रेखा सी डी यदि कभी भी लंबवत हो, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर हो, यानी कि इस रेखा और इस रेखा के बीच में कोण यदि 90 डिग्री का बनता हो, तो ये जो सीडी रेखा होगी दोस्तों, ये जो सीडी रेखा होगी वो ए बी रेखा के लिए हमेशा किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। इसका दोस्तों हाइट का काम करेगी। अब बात समझ में यानी कि मैंने बताया हाइट क्या है, हाइट वह है 2 रेखाएं एक दूसरे के यदि लंबवत है। दोस्तों हाइट का मतलब है कि 2 रेखाएं यदि एक दूसरे के लंबवत है, 2 रेखाएं एक दूसरे यदि परपेंडिकुलर है, तो उस दरमियान जो
एक रेखा होगी वो दूसरी रेखा के लिए हमेशा हाइट का काम करेगी। ये रेखा इस सीडी रेखा AB रेखा के लिए हाइट का काम करेगी। या मैं कहूं अभी कि AD रेखा CD रेखा के लिए कौन सी काम करी है, तो आप बोलोगे सर हाइट का काम करिए। यहां तक बात समझिए दोस्तों। तो जब भी आपको बता दूं मैं, जब भी हाइट बनेगी तो हाइट बनने के लिए कंडीशन होगी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ठीक है दोस्तों, कि जब भी हाइट का निर्माण होगा तो आप सबको बता देता हूं, सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों रेखाओं के मध्य में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहां तक बात समझ रहे दोस्तों। अब मैं यहाँ पे इस त्रिभुज में हाइट कैसे बना सकता हूं, तो आप बोलोगे सर आप क्या करिए, वर्टेक्स ए से क्या करिए आप, वर्टेक्स ए से आप सामने वाले भुजा BC पर एक लंब डाल दीजिए। ये लंब डाल दिया दोस्तों, मैंने क्या किया, लंब डाल दिया। यहां तक बात समझ दोस्तों, ये लंब डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे लंब डाला, इसका मतलब ये क्या बना, जो AD, ये जो मान लीजिए D पॉइंट ले लिया मैंने, तो मुझे बताइए AD क्या है, तो आप बोलोगे सर हाइट होगी। क्या होगी, हाइट होगी। इसको मान लीजिए H1 मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए H1। यहां तो बात समझिए दोस्तों, इसको मान लिया हमने H1। अब देखिएगा, यदि इसको H1 मान लेता हूं मैं, तो देखिएगा क्या होगा दोस्तों, यहां पे एरिया क्या हुआ 1/2 इंटू A, और हाइट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर हाइट, यहाँ पे इसको अपन ने बेस माना है, तो इस त्रिभुज के अंदर हाइट कहां पे ली है, तो आप बोलोगे H1। तो यहाँ पे हाइट कितनी, तो H1। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ है नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे हाँ सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 इंटू बेस क्या है, एक A है और हाइट क्या है, H1 है। तो ये अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। मुझे बताइए दोस्तों, अभी मैंने क्या किया, इस त्रिभुज के अंदर मैंने A को बेस माना। अभी मैं इस त्रिभुज में ऐसा भी तो कर सकता हूं ना कि अब मैं क्या करूं, इसके अंदर मैं इस B साइड को बेस मान लूं, इस B साइड को बेस मान लूंगा, तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर एरिया क्या आएगा, तो एरिया आएगा 1/2 और बेस क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर B। अब बताइए मुझे, यदि ये बेस है, यदि बेस ये है, तो हाइट का काम ये करेगा या कोई दूसरी हाइट काम करेगी, नो दोस्तों। जो आप आधार ले रहे हो, उस आधार के परपेंडिकुलर ही रेखा ही हमेशा हाइट का काम करेगी दोस्तों। यदि मैंने यहाँ पे ये बेस लिया है, तो ये रेखा ही हमेशा इस बेस के लिए हाइट का काम करेगी। अगर मैंने ये बेस लिया है दोस्तों, तो इसके लिए मुझे दूसरी हाइट बनानी पड़ेगी, और मैंने मान लीजिए कोई एक हाइट ये बनाई दोस्तों, और मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है, तो मैंने इसको दिया H2 नाम दे दिया। तो यहाँ पे ये जो BC रेखा, ये जो AC रेखा है, AC रेखा हमारे लिए बेस का काम कर रही है B, और AC रेखा के लिए जो हाइट होगी दोस्तों, AC रेखा के लिए जो हाइट होगी वो हाइट कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर H2। कौन सी होगी, H2। तो यहाँ पे अपने पास फिर से एरिया क्या आया, तो आप बोलोगे सर अगर हम भुजा B को या भुजा AC को यदि बेस मानते हैं, तो अपना क्षेत्रफल जो आता है वो ये आता है। अब देखिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, क्या एरिया क्या हो 1/2। अब मैंने यहाँ पे B साइड AC को मैंने क्या माना था, बेस माना था। इसी प्रकार से मैं साइड AB को भी तो यहाँ पे बेस मान सकता हूं, तो आप यहाँ सर बेस मान सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ सर कि ये जो C रेखा है, ये जो C है, यहाँ वाली जो भुजा है C, वो बेस का काम करेगी। और मान लीजिए हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दी डाली है मैंने, मान लीजिए हाइट डाली मैंने, और हाइट यहाँ पे डाली 90 डिग्री का कोण, ये मान लीजिए H3 डाल दी दोस्तों। कितना, H3। तो यहाँ पे हाइट का काम कौन करेगा, H3 करेगा। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे एरिया 1/2 इंटू A इंटू H1 आया, ठीक है दोस्तों। ये कब आया, जब मैंने यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर बेस किसको माना, A को माना। और ये क्षेत्रफल कब आया, जब मैंने इस त्रिभुज के अंदर जो बेस माना वो B को माना, तब ये क्षेत्रफल आया। और जब मैंने इस त्रिभुज के अंदर बेस किसको माना, C को माना, तो हमारे पास एरिया आया ये वाला। यहाँ तो बात दोस्तों समझ में आती होगी आपको। मुझे बताइए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, तो मुझे बताइए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ सर, प्रत्येक स्थिति के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हर एक परिस्थिति में अगर यदि बराबर होगा, तो मुझे बताइए एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एरिया इज इक्वल टू होगा, एरिया इज इक्वल टू होगा क्या, 1/2 इंटू A इंटू H1। फिर दोस्तों फिर यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बराबर में क्या आएगा, 1/2 इंटू B इंटू H2। फिर क्या होगा दोस्तों, आप बोलोगे 1/2 इंटू C इंटू H3। ये होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि सभी एरिया बराबर हो गया नहीं, त्रिभुज का एरिया तो बराबर होगा ही होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, या चाहे से आप बेस B मान के एरिया निकालो, चाहे आप बेस A मानकर एरिया निकालो, या चाहे आप बेस C मानकर एरिया निकालिए, त्रिभुज का एरिया हमेशा बराबर होगा। तो मुझे बताइए क्या एरिया इसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर एरिया बराबर होगा। अब यहां से क्या मैं ये फाइंड कर सकता हूं, क्या दोस्तों, यहां से 1/2 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर एरिया मुझे बताइए बराबर होगा, तो ये सब कुछ बराबर होगा या नहीं होगा। अब बताइए मुझे, यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से अब बचा क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बचा A मल्टीप्लाई H1 और B मल्टीप्लाई H2 और C
मल्टीप्लाई H3 बचा। यदि मैं यहां से क्या करूं दोस्तों, यहां से यदि मुझे H1 H2 और H3 का यदि रेशियो निकालना है तो रेशियो क्या आएगा, तो यहां पे आप बोलोगे सर 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। तो दोस्तों यदि हमें त्रिभुज की सभी हाइट्स का रेशियो कभी भी निकालना है दोस्तों, यदि हमें त्रिभुज की सभी हाइट्स का यदि रेशियो निकालना है तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, H1 रेशियो H2 रेशियो H3 रेशियो इक्वल टू क्या होगा, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, और यह एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया दोस्तों। एक बार देख लेता हूं मैं, बोर्ड से थोड़ी कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अपने पास में क्या आया, अपने पास में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आया, H1 का रेशियो, हाइट का रेशियो, हाइट जो है H1 H2 H3 इन सभी का रेशियो क्या होगा, इसके रेशियो के भुजाओं के रेशियो के अनुपात में होगा। ये बात समझिए दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। यहां तक बात समझिए दोस्तों। ये हुआ एरिया की बात मैंने करी त्रिभुज के अंदर। जब भी आपने को एरिया फाइंड करना है तो त्रिभुज के एरिया का कहां पे होगा, जब अपने को त्रिभुज के अंदर यदि कभी भी हाइट दे रखी है, जब अपने को कभी भी त्रिभुज के अंदर अपने को हाइट दे रखी है तो उस टाइम पे यदि अपने को एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए जो अपने पास सूत्र होगा वो क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ। और अपने को यदि कभी भी त्रिभुज के अंदर सभी हाइट्स का रेशियो दे रखा हो तो अपने पास H1 रेशियो H2 रेशियो H3 कहां पे होगा, भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती के रेशियो के बराबर होगा। ये बात समझ में आती है दोस्तों यहां तक। अब चलता हूं अगले कंसेप्ट के ऊपर। अगला कंसेप्ट क्या कहता है उसको देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, आपने एक वो पढ़ी होगी, थ्योरम पढ़ी होगी, एक सम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ी होगी। यहां तक मैंने बात बताई कि इसके अंदर त्रिभुज के बारे में। एक और बात बता देता हूं, मुझे बताइए कि एक त्रिभुज लिया मैंने, त्रिभुज ये लिया दोस्तों, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज A B और C लिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर इसके सामने वाली, इस वर्टेक्स के सामने वाली जो भुजा होगी वो B होगी, इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, C होगी, इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, तो आप बोलो A। मान लीजिए दोस्तों, अब ये त्रिभुज दिया गया। अब मैं पूछूं आपसे इस त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा, इस त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे सर, त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर यानी P। त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा, मैं आपसे पूछूं त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा, तो त्रिभुज का पेरीमीटर का मतलब है त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग ही हमेशा त्रिभुज का पेरीमीटर कहलाता है। दोस्तों त्रिभुज का पेरीमीटर का मतलब है त्रिभुज की जो भी भुजाएं हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो आप बोलोगे सर 3 भुजाएं। कौन कौन सी है, A भुजा है, B भुजा है, C भुजा है, इन सभी भुजाओं का योग ही हमेशा त्रिभुज का पेरीमीटर कहलाता है। तो त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर A प्लस का B प्लस का C होगा। अब मैं आपसे पूछूं त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर बताइए, त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर बताइए, तो आप बोलोगे सर सेमी पेरीमीटर को किससे दर्शाएंगे, हमेशा इसको बोलेंगे S से दर्शाएंगे दोस्तों, किससे, S से दर्शाएंगे। और यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, A प्लस का B प्लस का C/2। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का पेरीमीटर हमेशा क्या होगा, A प्लस B प्लस C होगा। और आपको पूछूं मैं त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर बताइए। सेमी पेरीमीटर का मतलब दोस्तों अर्ध परिमाप। मुझे बताइए परिमाप को मैंने किससे बताया, तो आप बोलोगे सर P से। और ये कहूं मैं आपको कि अर्ध परिमाप का मतलब, इसका मतलब आधा, परिमाप का आधा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2। इसका मतलब P/2 को क्या बोलेंगे, P/2 को बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर। और यहाँ पे इसको अपन किससे बताएंगे, तो S इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे A प्लस का B प्लस का C/2 होगा। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं P/2, इसे क्या कहते हैं P/2। और यह P/2 क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। P/2 त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप है, या P/2 क्या है, सेमी पेरीमीटर है ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझिए। अब दोस्तों मुझे बताइए, ये त्रिभुज दे रखा है दोस्तों, ये अपने को त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज के अंदर साइड्स दे रखी है A B C। अब आपको जब कभी भी त्रिभुज के अंदर हाइट ना देकर, आपको यदि कभी भी त्रिभुज के अंदर हाइट ना देकर त्रिभुज के तीनों साइड्स दे रखी है, यदि त्रिभुज की तीनों साइड्स दे रखी है और त्रिभुज में कभी हाइट नहीं दे रखी हो और अपने से पूछा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो उस स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा दोस्तों, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा दोस्तों, यहां पे होगा एरिया S माइनस A S माइनस B और क्या होगा S माइनस का C, जहां वेयर S इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, तो आप सभी को पता है S मैंने क्या बताया अभी, तो आप बोलोगे सर सेमी पेरीमीटर। क्या है, सेमी पेरीमीटर।
ठीक है दोस्तों, क्या हुआ S इक्वल टू, तो आप लोग सेमी पेरीमीटर। और इस जो सूत्र को बोलते हो दोस्तों, ये जो सूत्र है दोस्तों, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को आप अच्छे बड़ी बात प्रकार जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, क्योंकि आपने 10th की क्लास यदि पढ़ी है, यदि तो ये सूत्र आपने जरूर पढ़ा होगा। एरिया इज इक्वल टू रूट का एस और मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा बोलते हैं दोस्तों? हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं दोस्तों? आप सबको पता है, हीरोन्स सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन्स सूत्र। हीरो का सूत्र नहीं बोलते दोस्तों, इसे हीरो का सूत्र नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो दोस्तों आपको मान लीजिए यहाँ पे साइड दे रखी है, यहाँ पे मान लीजिए साइड दे रखी है, कौन सी? ये साइड दे रखी है 3, ये दे रखी है 4, ये दे रखी है 5, और आपको कहा जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो आप क्या करोगे दोस्तों? यहाँ पे साइड दे रखी है 3, सी का मतलब दे रखा है यहाँ पे कितना, तो आप लिख सकते 3, बी का मतलब दे रखा है आपको कितना 4, और ए का मतलब कितना दे रखा 5। यहाँ पे आप इन सभी को रख दोगे और यहाँ से एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 3, 4, 5 सबका योग करके उसका हाफ करने पर एस की वैल्यू आ जाएगी, और वहां से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो मैंने आपको दो तरीके बताए त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के। एक तो तरीका, जब कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का क्या दे रखा हो, हाइट दे रखी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जब त्रिभुज के अंदर हाइट ना देकर त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, तो उस स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? ये होगा दोस्तों, क्या होगा? हीरोन्स फॉर्मूला होगा। यहां तक बात दोस्तों समझ में आई होगी आपको। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूं, आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है उस पर एक बार देख लेता हूं मैं फ्रेंड्स, थोड़ी ट्राई। अब देखिए दोस्तों, आगे चलता हूं मैं, और आगे एक कंसेप्ट और है आपको जो बताता हूं दोस्तों। क्या कंसेप्ट है देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, आपने एक ट्राइंगल पढ़ा होगा, कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। दोस्तों कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है। देखिएगा, आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है दोस्तों, क्या होता है? तो आप बोलोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होगा ऐसा एक त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का। अब देखिएगा, मैं चित्र बना रहा हूं अभी। यहां पे मैंने एक चित्र बनाया, ये देखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहां पे ये वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स है सी, ये वर्टेक्स है बी। ठीक है दोस्तों, इस सी के सामने की जो भुजा होगी इसको बोलेंगे सी, बी के सामने की जो भुजा होगी इसको बोलेंगे कौन, बी के सामने की जो भुजा होगी, वर्टेक्स बी के सामने की जो भुजा होगी इसको बोलेंगे बी, को वर्टेक्स ए के सामने की जो भुजा होगी इसको बोलेंगे ए। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ए। यहां तो बात समझिए दोस्तों। अब यहां पे एक बात मैं बता देता हूं यहाँ पे कि कौन सी यहाँ पे कितना डिग्री होता है, तो आप बोलोगे सर कौन सी यहाँ पे कितना डिग्री है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री है। कितना? 90 डिग्री। अब दोस्तों यहां पे कौन सी, और यहां पे कौन ए और कौन बी, ये भी कौन ए होगा, ये कौन सा होगा? कौन ए होगा। ये कौन सा होगा? कौन बी होगा। यहां पे दोस्तों, यहां पे क्या देखा आपने कि कौन सी यहां पे क्या है दोस्तों, कौन सी यहां पे लार्जेस्ट है, कौन सी यहां पे लार्जेस्ट एंगल है, क्या है? लार्जेस्ट एंगल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन सी क्या है यहाँ पे? लार्जेस्ट एंगल है। तो मुझे बताइए यहाँ पे लिखा कौन सी लार्जेस्ट एंगल है। अब आपको दोस्तों जो बात बताने जा रहा हूं वो पूरा ध्यान करके सुनेगा। जब भी किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण होगा, जब भी किसी त्रिभुज में कोई भी यदि बड़ा कोण है, तो हमेशा याद रखना कि त्रिभुज में जो बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा हमेशा बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? किसी भी त्रिभुज में जितना बड़ा ज्यादा कोण उतनी ही बड़ी उसकी सामने की भुजा होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री ये वाला। तो इसके सामने की भुजा कौन सी आएगी, तो आप बोलोगे सर ये आएगी। तो यहाँ पे इसके सामने की भुजा कौन सी आती है, आप सभी को पता है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या होता है ये? कर्ण। तो ये कर्ण, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे एंगल सी लार्जेस्ट एंगल है, इसीलिए एंगल सी लार्जेस्ट एंगल है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जो साइड होगी दोस्तों, साइड सी होगी, वह साइड जो सी है दोस्तों यह भी लार्जेस्ट होगी, यह भी लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट साइड होगी। तो आपको कभी पूछा जाए कि बताइए
राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा कोण होगा 90 डिग्री का। कौन सा होगा? 90 डिग्री का। और आपको कहा जाए कि बताइए लार्जेस्ट एंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? तो आप बोलोगे सर जो एंड राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा कोण होगा उस सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होगी, सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होगी वही हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होगी। तो मुझे बताइए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो आप बोलोगे सर सी है। कौन सी है? सी। और इसे क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप सबको पता है। क्या बोलेंगे? कारण बोलेंगे। तो यहाँ पे एंगल सी लार्जेस्ट एंगल हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? अपने को क्या मिला कि यहाँ पे जो कौन सी है भुजा जो सी है वह भी लार्जेस्ट साइड होगी। आप सभी को पता है, मैंने एक बात बताई थी कि हमेशा लार्जेस्ट हाइपोटेनस में राइट एंगल ट्रायंगल में एक वो होती है, थ्योरम होती है। आप सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर हमेशा क्या होता है कि जो अदर जो साइड्स है उन दोनों स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये बात देखिएगा दोस्तों आपने। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये देखिए हमने कहां पे देखी है? देखिएगा। तो मुझे बताइए क्या लार्जेस्ट साइड है? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये लार्जेस्ट साइड है। ये क्या है? लार्जेस्ट साइड। और आप सभी को पता है कि जो लार्जेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा है उस सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर है। यही बात होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कहां से आया? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहां से आया दोस्तों? इसको प्रूफ करके मैं आपको बताता हूं। बात रुकेगा, देखिएगा। मैंने आपको पहले बात बताइए राइट एंगल ट्रायंगल बताया। उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने क्या समझा? आपने समझा कि सर हमने ये बताया, हमने आप पता किया पे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण होगा 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, और यह हमने कहा कि जो 90 डिग्री का कोण होगा दोस्तों उस 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने बताया सर कि जो सबसे बड़ा कोण है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा कोण है उस सबसे बड़ी कोण के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा सबसे बड़ी होगी। और इसका प्रूफ देखते हैं दोस्तों भी कि ऐसा क्यों होता है। और मुझे बताइए क्या राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये नहीं जानते क्या? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहां से आया? आप सबको पता है कि पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, उसने बताया था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका प्रूफ देखते हैं अपन। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कहां से आया? ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा इसका प्रूफ क्या हो सकता है। आपको दोस्तों प्रूफ से पहले एक बात बता देता हूं मैं। अभी मैंने आपके सामने वो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, फिर भी बता देता हूं। मुझे बताइए यहाँ पे ये लिखा हुआ दोस्तों, ये एक स्क्वायर है दोस्तों। ये क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा स्क्वायर की साइड कितनी है? तो ये ए है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता है कि एक वर्ग के अंदर प्रत्येक साइड बराबर होती है। यदि ये साइड मैंने ए मानी है तो ये साइड भी कितनी होगी? ए होगी। ये साइड भी कितनी होगी? ए होगी। और ये साइड भी कितनी होगी? ए होगी। आप सभी को पता है पहली बात तो कि एक वर्ग के अंदर प्रत्येक भुजा बराबर होती है। दूसरी बात कि वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आप सभी को पता होगा दोस्तों। और अगर अब मैं कहूं आपको कि इस वर्ग का, इस स्क्वायर का आप क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या बताओगे दोस्तों कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर होगा। क्या होगा? ए स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर। यानी कि इस भुजा और इस भुजा दोनों भुजाओं जो मल्टीप्लेक्शन होगा वही यहाँ पे क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? साइड भुजा का स्क्वायर होगा। क्या होगा? भुजा का वर्ग होगा। यहां तो बात दोस्तों समझ में आएगी। अब देखिएगा मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो देखिएगा। मैंने क्या किया दोस्तों? मैंने एक रेखा खींची। कौन सी? मैंने एक रेखा खींची दोस्तों, ये वाली। ठीक है, यहां तक एक रेखा खींची मैंने। ये रेखा मैंने ए और बी बनाई, यहाँ पे ए और बी बने। ठीक है दोस्तों, मैंने इस रेखा को हाफ पार्ट में बांट लिया। इधर वाली जो पार्ट है, यहां तक की जो दूरी है दोस्तों मैंने मानी एक्स, और यहां तक की जो दूरी है मैंने मानी वाई। क्या मानी? वाई। ठीक है दोस्तों, और मैंने ये जो रेखा खींची है दोस्तों, ये रेखा एक वर्ग की साइड के बराबर है। ये जो रेखा खींची है मैंने दोस्तों, ये रेखा जो खींची है ये एक वर्ग की साइड के बराबर है। अब मुझे बताइए वर्ग की यदि एक साइड x प्लस वाई है तो मुझे बताइए वर्ग की अन्य साइड कैसी होगी? तो आप बोलोगे सर वर्ग की अन्य सभी साइड्स भी x प्लस वाई होगी। तो मुझे बताइए ये x प्लस वाई है, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे एक और रेखा खींचता हूं मैं दोस्तों, ये वाली एक सेम यहाँ पे खींचता हूं। ठीक है दोस्तों, एक सेम यहाँ पे खींचता हूं। मुझे बताइए ये x प्लस वाई बताया, यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए, ये डाल दीजिए दोस्तों। यहाँ पे ये x लिया था तो यहाँ पे ये कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर y। यहाँ पे कौन सी होगी? x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे a b और इसको मान लीजिए c और इसको मान लीजिए d पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर y, इसको बोलेंगे x। यहाँ पे कौन सा? y, इसको बोलेंगे x। ठीक है दोस्तों,
तो मैंने एक वर्ग की साइड के बराबर एक रेखा खींची और मैंने इस पूरे वर्ग को इसी साइड के आधार पे मैंने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, मैं क्या करता हूं अभी यहां पे अपने को क्या करना था, अपने को प्रूफ करना था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। ये अपने को प्रूफ करना है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, मैं क्या यहां पे ये पॉइंट है, मैं क्या इस पॉइंट को इससे मिला सकता हूं, तो आप लोग यहां से मिला सकते हो, इस पॉइंट को इससे, तो आप लोग वहां से मिला सकते हो। मुझे था इस पॉइंट को इससे मिला सकता हूं, एक बार रुकिएगा, मिला दिया दोस्तों। इस पॉइंट को भी इससे मिला दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देखिएगा ये वर्ग था, तो आप लोग यहां से वर्ग था, मुझे बताइए ये एंगल कितना, तो आप लोग से 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एक वर्ग बनाया अपन ने, ये 90 डिग्री हुआ। अब ये 90 डिग्री है दोस्तों, यहां पे ये कोण कितना, तो आप लोग से ये भी 90 डिग्री, ये कितना, तो आप लोग से ये भी 90 डिग्री, ये कितना, तो ये बोलेगा 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब देखिएगा यदि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आप इस त्रिभुज में जाइए दोस्तों, इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिएगा ये 90 है, यदि ये थीटा मान लेता हूं मैं, ये थीटा मान लेता हूं, ये थीटा, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 90 माइनस का थीटा होगा, कितना होगा 90 माइनस का थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इस त्रिभुज में देखिए ये 90 है, मान लीजिए ये कितना माना, ये थीटा माना मैंने, ये थीटा माना दोस्तों। और मुझे बताइए यदि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 90 माइनस का थीटा होगा, 90 माइनस का थीटा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 180 होगा। अगर 180 में से 90 माइनस का 80 बचाएंगे, घटा देंगे, तो अपने पास त्रिभुज का तीसरा कोण आएगा, कौन सा आएगा 90 माइनस का, कितना आएगा 90 माइनस का थीटा। तो यहां पे ये आया कितना, तो आप बोलोगे सर ये थीटा है, ये कितना है, तो आप बोलोगे सर 90 माइनस थीटा। तो मैं पूछूं आपको कि मुझे बताइए ये कोण कितना होगा दोस्तों, ये कोण, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों कि सर इस रेखा के ऊपर, इस रेखा जो ब्लैक रेखा है दोस्तों, ये ब्लैक, इस रेखा के ऊपर पूरा एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर जो पूरा कोण बनेगा वो बनेगा 180 का, कितने का 180 का। जबकि अपने को दो कोण एंगल दे रखे हैं, कौन कौन से, एक एंगल ये दे रखा है दोस्तों, एक एंगल कौन सा 90 माइनस का थीटा दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर थीटा। मुझे बताइए अगर 180 में से ये एंगल और ये एंगल उठा दूंगा तो क्या ये एंगल आ जाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर। तो मुझे बताइए 180 में से यदि 90 माइनस का प्लस का थीटा और माइनस का ये घटा दीजिए आप थीटा, तो यहाँ पे कितना आया, तो आप लोग कितना आएगा 90 आएगा, और यहाँ पे ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये एंगल जो कितना है वो कितना, तो आप लोग ये एंगल अपने पास है 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये जो एंगल होगा दोस्तों, ये भी कितना आएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये एंगल कितना आएगा, तो आप लोग 90 डिग्री, ये एंगल कितना आएगा, तो आप लोग 90 डिग्री, क्या आएगा 90 डिग्री। अब मुझे बताइए यदि ये साइड यहां से यहां तक की जो साइड है दोस्तों ये x है, इधर यहां तक की साइड वो कितनी है, वो y है, तो मुझे बताइए क्या आप ये फाइंड कर सकते हो, तो आप लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या आपको एक ये जो त्रिभुज दिख रहा है वो कौन सा त्रिभुज है, तो आप बोलोगे सर ये राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल। और आप सभी को पता है राइट एंगल ट्राइंगल में यदि ये हाइपोटेनस निकालना हो आपको तो क्या करते हैं अपन, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रूट आएगा। तो मुझे बताइए मैं इस साइड को यदि z मान लेता हूं तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो आप लोग सर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का रूट आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा जेड का मान। इसका मतलब इसको जेड माना तो इसको भी जेड, ये भी जेड होगी दोस्तों, ये भी जेड होगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये साइड हमेशा बराबर होगी, ये साइड भी बराबर होगी, ठीक है दोस्तों, ये साइड और ये साइड चारों साइड बराबर होगी। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे मुझे बताइए ये अपन ने ऐसा कुछ फाइंड कर लिया। अब आपके सामने जो मैं बात बता रहा हूं वो देखिएगा, यदि मैं ये पूरा जो बड़ा वाला जो वर्ग है दोस्तों, ये पूरा जो बड़ा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आप सोचिएगा जो बड़ा जो वर्ग है, ठीक है दोस्तों, कौन सा वर्ग, वर्ग ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा वर्ग की साइड का स्क्वायर, वर्ग की साइड का स्क्वायर। मुझे बताइए वर्ग की साइड कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, वर्ग की साइड का स्क्वायर हो गया नहीं, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हुआ, ये बड़े वाले वर्ग ए बी सी डी का स्क्वायर हुआ। अब देखिएगा मुझे बताइए ये बड़े वाला वर्ग है ये किन दो क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, ये जो बड़े वाला वर्ग है ए बी सी डी, मुझे बताइए कितने दो क्षेत्रफलों से बन के बना हुआ है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर एक तो त्रिभुज से बना हुआ है, एक छोटा जो वर्ग है अंदर देखिएगा यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों, ये जो पॉइंट है दोस्तों इसको देखिएगा नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस। दोस्तों ये जो पी क्यू आर एस जो अंदर वाला जो आकृति बनी हुई है दोस्तों, ये आकृति कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर ये वर्ग होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण कितना है 90 डिग्री का, इसलिए जो पी क्यू आर एस है वो भी एक वर्ग होगा। मुझे बताइए कि जो
वर्ग ए बी सी डी है, ये कितने क्षेत्रफलों से बनके बना हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये 2 क्षेत्रफलों से इंक्लूड है। कौन कौन से? एक तो ट्राइंगल का एरिया, ठीक है दोस्तों, एक तो ट्राइंगल का एरिया, एक क्या है वर्ग का एरिया। मुझे बताइए इसमें कितने ट्राइंगल? तो आप बोलोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 ट्राइंगलों का क्षेत्रफल कैसे होगा? एक ट्राइंगल का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे सर 1/2 क्या होगा? साइड कौन सी होगी? x, और फिर क्या होगी? y। और कितने ट्राइंगल है? तो आप बोलोगे 1 2 3 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, और बराबर में इसके साथ में कौन आएगा ऐड में? तो आप बोलोगे सर ये छोटा वाला वर्ग, छोटे वाला वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो आप बोलोगे सर जेड स्क्वायर। क्या होगा? जेड स्क्वायर। यहां तक बात दोस्तों समझ में। अब इसको ओपन कर लीजिए, इसको खोलने पर क्या आएगा? तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और यहाँ पे बराबर में क्या आएगा? 2 से 2 4 के अंदर 2 का डिवाइड क्या आएगा? 2xy, और क्या आया? प्लस का जेड स्क्वायर। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब देखिएगा क्या 2xy से 2xy कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचा यहाँ पे? इसका मतलब बचा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। क्या है दोस्तों? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और यही तो अपने को प्रूफ करना था दोस्तों कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये किसमें होता है? तो आप बोलोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। मुझे बताइए यहाँ पे ये जो है दोस्तों, ये क्या त्रिभुज? ये देखिएगा त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज पी एस ए। क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या पी एस ए क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है? तो आप बोलोगे हाँ सर। पी, इसको लिखिएगा ऐसे, पी ए एस एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। और अपन ने क्या फाइंड किया? अपन ने मुझे बताइए यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आई? तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का, यही तो आया। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू अपने से यहाँ पे फाइंड कर ली, और यही अपने पास इसका प्रूफ था दोस्तों। क्या था? प्रूफ। आप सभी को मैंने ये बताया कि सी स्क्वायर की वैल्यू है वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों होती है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के अंदर ऐसा क्यों होता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं आपको मैं आगे की बात बताने के लिए। अब देखिएगा आगे नया कंसेप्ट क्या है, उसकी ओर चलते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया? एक चित्र बनाया। देखिएगा एक चित्र बनाया मैंने, ट्राइंगल बनाया मैंने। अब ट्राइंगल क्या बनाया? आप बोलोगे सर ट्राइंगल ये बनाया आपने, ये ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल का मतलब ए बी और सी। अब दोस्तों मैंने अभी कहा आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा कौन कौन सा? एंगल सी बताया। तो मैंने कहा कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? तो आपने बताया कि सर एंगल सी के सामने की भुजा, भुजा सी ही हमेशा क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। क्यों होगी? मैंने बताया था। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। मैंने मान लीजिए, मैंने क्या कहा दोस्तों, मान लीजिए ये क्या होगा? ए के सामने भुजा ए आएगी, बी के सामने भुजा बी आएगी, सी के सामने भुजा क्या आएगी? सी आएगी। मैंने कहा कि ये जो एंगल है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये एंगल बी। मैंने कहा इफ क्या कहा मैंने? एंगल बी लार्जेस्ट, एंगल बी लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, एंगल बी यदि लार्जेस्ट है दोस्तों, यदि मैंने कहा एंगल बी यदि लार्जेस्ट है, देन क्या होगा? क्या होगा? मैंने कहा कि यदि ये कोण सबसे बड़ा है तो इस कोण के सामने की भुजा कौन सी होगी? तो आप बोलोगे साइड बी होगी। कौन सी होगी? साइड बी होगी। इसका मतलब क्या होगा? देन साइड बी लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने? यदि कोण बी सबसे बड़ा है, यदि कोण बी सबसे बड़ा है दोस्तों, तो मैंने कहा कि कोण बी के सामने की जो भुजा होगी, भुजा कौन सी होगी? तो भुजा ऐसी बता दीजिए, या तो आप या बता दीजिए भुजा बी वो सबसे बड़ी होगी, सबसे लार्जेस्ट होगी। अब मान लीजिए मैंने ये कह दिया आपको कि इफ ये जो कोण लिया मैंने, मान लीजिए कोण ए है, ये क्या है? कोण ए है। ये कौन सा था? कोण बी था। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा इफ, ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस बता दिया मैंने। क्या देखिए, मान लीजिए इफ मैंने कहा इफ एंगल ए स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है दोस्तों, एंगल बोल दीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा? इफ एंगल ए स्मॉलेस्ट एंगल, देन दोस्तों यदि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा यदि सबसे बड़ी है, तो याद रखना हमेशा कि सबसे छोटा जो कोण होगा, जो सबसे छोटा कोण होगा, उस सबसे छोटे कोण के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा छोटी होगी, हमेशा सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा कोण किसको बताया मैंने? कोण एंगल ए को बताया। उसके सामने की भुजा ए हमेशा छोटी होगी। तो दोस्तों क्या होगा? देन साइड ए ऑलवेज स्मॉलेस्ट।
ठीक है दोस्तों, मैंने कहा यदि कोण बी सबसे बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, यदि कोण ए सबसे छोटा है तो उस सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। ये बात मैंने कहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस बात को प्रूव करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों दोस्तों, कि आपने बता तो दिया सर हमें कि ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो बड़ी होगी, हमने याद भी कर लिया। और ये एंगल यदि छोटा है तो इस एंगल के सामने की जो भुजा है वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन सर ऐसा हुआ क्यों, इसका हमें प्रूफ तो बताइए, क्योंकि ऐसा तो हम रट लेंगे, रटने से कोई मतलब नहीं है। एक बार देख लेते हैं फ्रेम से थोड़ी कट रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे यदि आपको ये लग रहा है कि ये एक बात है तो इसको सर बता नहीं क्यों पा रहे, तो आपको मैं इसको अच्छे से प्रूव करके बता दूंगा। एक बार आपका पूरा ध्यान मेरे बोर्ड पे होना चाहिए। अब देखिएगा, मैंने कहा यदि एंगल बी सबसे बड़ा है तो आप सभी ने एक रूल पढ़ा होगा, कौन सा, साइन रूल। कौन सा दोस्तों, साइन रूल का नाम पढ़ा होगा आपने साइन रूल पढ़ा होगा दोस्तों। साइन रूल किस में लगता है, ये आपको मैं धीरे धीरे साइन रूल का जब टॉपिक आएगा तब उसमें बताऊंगा आपको दोस्तों। उससे पहले आपको यहाँ पे ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं मैं, साइन रूल क्या होता है दोस्तों। साइन रूल ट्रायंगल में लगता है और साइन रूल के अनुसार क्या होता है दोस्तों, साइन रूल के अनुसार होता है ए अपॉन साइन ए, ठीक है दोस्तों, और बी अपॉन साइन बी, और क्या होता है सी अपॉन साइन सी होता है, इजिकल टू के इजिकल टू 2r होता है दोस्तों। क्या होता है, इजिकल टू 2r होता है। अब यहां पे जो के है, के कांस्टेंट है दोस्तों, के कांस्टेंट है। आर यहां पे क्या है, तो आप लोग इसे रेडियस है, किसकी है, रेडियस है। और आर यहां पे रेडियस किसकी है दोस्तों, तो आप लोग इसे त्रिज्या किसकी है, यह है परिवर्त की, सरकम सेंटर की क्या है, सरकम सेंटर की रेडियस है। कौन सी है दोस्तों, सरकम सेंटर की रेडियस, इसलिए इसे कहते हैं सरकम रेडियस। कौन से बोलते हैं दोस्तों, सरकम रेडियस या परित्रिज्या बोलते हैं इसको। आर को क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस या परित्रिज्या बोलेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, यहां तो बात समझिए। अब देखिएगा, आपको मैंने बताया साइन रूल ऐसा होता है, ए अपॉन साइन बी। इसका मतलब देखिएगा, पहले साइन रूल को देखिएगा। यहाँ पे साइन रूल का मतलब भुजा कौन सी है, तो आप लोग इसे ए, कौन सी है, ए, साइड ए क्या है, तो आप लोग साइड ए। इसके सामने का जो कोण होगा उसको इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों। देखिएगा, भुजा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके सामने का कोण तो कोण ए आ गया। मुझे बताइए बी साइड कौन सी, तो आप लोग सर ये, तो बी के सामने का कोण तो आप लोग एंगल बी, साइन बी आएगा। सी लिखा हुआ है यहाँ पे साइड सी, तो यहाँ पे इसके सामने का जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, तो आप लोग सर यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, एंगल सी होगा यहाँ पे, तो एंगल सी लिखेंगे। ये के कांस्टेंट है और यहाँ पे 2r ये होता है। अब देखिएगा दोस्तों, यदि मैं यहां से क्या करूं, यदि यहां से मैं ए की वैल्यू फाइंड करता हूं दोस्तों, देखना, यदि मैं ए की वैल्यू फाइंड करूं यहां से, तो ए की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर साइन ए कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के मल्टीप्लाई साइन ए। ठीक है दोस्तों, यदि मैं यहां से बी की वैल्यू फाइंड करूं तो आप क्या बोलोगे सर, बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये यहां पे मल्टीप्लाई में चल जाएगा, के मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पे साइन बी होगा। यदि मैं यहां से सी की मल्टीप्लाई, यहां से यदि सी की वैल्यू, यदि यहां से सी की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या आएगा, के मल्टीप्लाई तो साइन सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहां से पता करना है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा। अपन ने बताया ना दोस्तों बी क्या, कि एंगल बी बड़ा है तो इसके सामने की भुजा बड़ी है। अब अपन यहां साइन रूल से पता करेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा। अब देखिएगा दोस्तों, मुझे बताइए कि के कौन यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, तो आप लोग सर हाँ, के तो सभी जगह कांस्टेंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, इसका मतलब के यहां से कैंसिल हो जाएगा। इसके को एक बार हटा दीजिए यहां से आप, क्यों, क्योंकि के सभी जगह समान है, इसलिए यहाँ पे तो के को हटा देते हैं अपन। अब अपने पास क्या बचा, तो आप लोग सर a इक्वल टू साइन आया, b इक्वल टू क्या आया, साइन b आया, c इक्वल टू क्या आया, साइन c। अब मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे a की वैल्यू, जो साइड की जो वैल्यू है, ये a क्या है, तो आप लोग साइड है, ये क्या है, साइड है। मुझे बताइए साइड की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करी है, तो आप लोग साइड की वैल्यू यहाँ पे अपने पास में साइन a के जो एंगल है, a क्या है यहाँ पे, तो आप लोग a क्या है, a यहाँ पे क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल। तो यहाँ पे जो साइड की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करिए, तो आप बोलोगे साइड की वैल्यू यहाँ पे एंगल भी डिपेंड करिए, और किसका, साइन का एंगल, कौन सा, साइन का एंगल। यहाँ पे बी की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर बी एंगल भी डिपेंड करिए, सी की वैल्यू किस पे करिए, सी एंगल पे डिपेंड करिए। यहाँ तो बात दोस्तों समझ में आई होगी। मान लीजिए यदि मैंने एक कौन सा त्रिभुज बनाया, मैंने त्रिभुज बनाया दोस्तों, एक्यूट एंगल बनाया, कौन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया, मैंने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया, कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, देखिएगा न्यून कोण त्रिभुज बनाया मैंने, ये एंगल होगा ए, ये एंगल होगा बी, ये एंगल होगा सी। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बनाया, तो आप बोलोगे सर आपने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया। मुझे बताइए न्यून कोण त्रिभुज की आपको डेफिनेशन पता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है कि क्या होगा, कि थीटा का मान क्या होगा, हमेशा किससे होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, किससे, 90 डिग्री से छोटा।
यदि न्यून कोण त्रिभुज की आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि थीटा की जो वैल्यू होगी प्रत्येक स्थिति में क्या होगी, 90 डिग्री से छोटी होगी। किससे? 90 डिग्री से छोटी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ जो कोण ए है या कोण बी है या जो कोण सी है, इन सभी की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से छोटी होगी। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने जो कोण ए है, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने जो कोण ए है इसको मान लीजिए 89 डिग्री ले लिया। कितना ले लिया? 89 डिग्री। मुझे बताइए कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन सभी की वैल्यू का योग कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इन सभी का योग, यहाँ पे इन सभी का योग होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। और मैंने उसमें से अगर यहाँ पे ये दिया है दोस्तों, कितना एंगल ए लिया है मैंने, एंगल ए यहाँ पे कितना ले लिया? 89 डिग्री। कितना लिया है दोस्तों? 89 डिग्री। एक बार देख लेता हूँ फ्रेम से तो कट रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बताया कि एक एक्यूट एंगल लिया और एक्यूट एंगल लेके मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, जो देखिएगा कि एक्यूट एंगल के अंदर हमेशा जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आप बोलोगे थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल में 90 डिग्री से कम होती है हमेशा। इसका मतलब हुआ कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, सभी की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। हो गया नहीं दोस्तों? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर। तो मैं मान लीजिए कोण ए को मैंने 89 डिग्री ले लिया। कितना ले लिया? कोण ए को 89 डिग्री। यदि कोण ए को 89 डिग्री ले लेता हूं दोस्तों तो देखिएगा, यदि कोण ए 89 डिग्री लिया है मैंने तो यहाँ पे 89 डिग्री होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर 89 डिग्री। अब बाकी होगा क्या एक्यूट एंगल के अंदर? एक्यूट एंगल के अंदर दोस्तों क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगी सबकी वैल्यू, 90 डिग्री से वैल्यू होगी। एक एंगल मैंने 89 डिग्री ले लिया, ठीक है दोस्तों, एक एंगल 89 डिग्री ले लिया। जबकि बी की जो वैल्यू है दोस्तों मैंने मान लीजिए 0.40 डिग्री ले ली। मान लीजिए सी की जो वैल्यू थी मैंने वो कितने ले ली? 0.60 डिग्री ले ली। ठीक है दोस्तों, 0.60 डिग्री ले ली। एक बार के लिए जो बता रहा हूं वो देखिएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे साइन 0.40 डिग्री आएगा, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी ली मैंने, तो आप बोलोगे सर 0.60 डिग्री। अब मुझे बताइए यहाँ पे सबसे ज्यादा थीटा के अंदर वैल्यू किसकी है, तो आप बोलोगे सर साइन 89 की। कितनी है? साइन 89 की। यदि साइन 89 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, यदि थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, देखिएगा यदि थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी होगी तो मुझे बताइए, अभी आपने देखा कि जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा, जिसका एंगल बड़ा होगा उसके लिए जो साइड का मान होगा वो भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे साइन 89 की जो वैल्यू होगी, क्या साइन 0.40 डिग्री से बड़ी होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल अवश्य होगी। तो मुझे बताइए होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे हाँ सर होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की जो साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। और यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि यदि एंगल बी मैंने लार्जेस्ट लिया है मान लीजिए, तो उस एंगल बी के सामने की जो भुजा होगी वो भी क्या होगी, हमेशा लार्जेस्ट होगी। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको ये समझाने के लिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देखते हैं अपन, एक और केस देखते हैं। क्या केस है दोस्तों, ये लिया मैंने एक्यूट एंगल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी मैं क्या करता हूं यहां पे, अब देखिए दोस्तों, चलो ठीक है, आपको ये जो मैंने बताया एंगल बी के सामने की भुजा बी होगी और बी सबसे बड़ी लार्जेस्ट भुजा होगी, और एंगल ए के सामने की जो भुजा होगी, एंगल भुजा साइड ए होगी और वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने माना कि एंगल ए है वो सबसे छोटा एंगल है। यहां तक बात समझेंगे दोस्तों। अब इस बात को प्रूफ करने का एक तरीका है दोस्तों, तो आपको मैं बताता हूं कि इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं अपन, कि ऐसा हुआ क्यों दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों कि अपने पास में सबसे बड़े साइड की जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा सबसे क्या होगी, बड़ी होगी, और सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। इसको प्रूफ करने का एक और तरीका है, वो आपको मैं बताता हूं। एक मिनट रुकेगा, चलते हैं अपने अगले इस कंसेप्ट पे। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में दोस्तों आपको। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट अपना, ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है। आपने साइन रूल देखा, इस साइन रूल से मैंने आपको कुछ बात समझाने की कोशिश करी। अब आपको मैं वो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको इसके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या बताया, मैंने यहां पे बताया आपको कि मैंने आपको यहां पे क्या बताया दोस्तों कि साइन इसके अंदर एक्यूट एंगल के अंदर मतलब सबसे बड़ी भुजा के सामने की वाली, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, इसको अपन क्या करते हैं, अलग अलग ट्रायंगल्स में देखते हैं, अलग अलग जितने भी अपन ने ट्रायंगल पढ़े हैं उन सभी में देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने 3 चित्र बनाता हूं दोस्तों। एक बनाया मैंने, ये बनाया, ठीक है दोस्तों, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने बनाया दोस्तों अब यहां पे देखिएगा, ये मैंने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज कौन सा, ए। ठीक है दोस्तों, बी सी, एक लिया मैंने ए सी बी, एक लिया ए सी बी। ठीक है दोस्तों, यहां पे मुझे बताइए
यहाँ वर्टेक्स ए के सामने एक भुजा, तो आप लोग इसे वर्टेक्स ए के सामने भुजा ए, वर्टेक्स बी के सामने एक भुजा बी, वर्टेक्स सी के सामने एक भुजा सी। ये मैंने कहा वर्टेक्स ए के सामने एक भुजा ए, वर्टेक्स सी के सामने एक भुजा सी, वर्टेक्स बी के सामने एक भुजा बी। ठीक है दोस्तों, और वर्टेक्स ए के सामने एक भुजा ए, वर्टेक्स सी के सामने एक भुजा सी, वर्टेक्स बी के सामने एक भुजा बी। यहां तक बात समझे दोस्तों। अब अपन देखते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि यदि क्या हुआ दोस्तों, यदि एंगल बी लार्जेस्ट है, एंगल बी क्या है, लार्जेस्ट है, एंगल बी यदि क्या है दोस्तों, लार्जेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, ये एक्यूट एंगल है। ये कौन सा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल है। ये कौन सा है, तो आप लोग राइट ट्रायंगल है। ये कौन सा होगा, तो आप लोग ऑब्ट्यूज एंगल। ये होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैंने कहा कि जो साइड कौन सी है दोस्तों, मान लीजिए साइड यहाँ पे बी, मानिए साइड बी लार्जेस्ट है, साइड बी लार्जेस्ट है दोस्तों। ये कहा मैंने, तो यहाँ पे दोस्तों साइड बी यदि लार्जेस्ट है, और मान लीजिए साइड बी, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने स्मॉलेस्ट मानिए, किसी क्या मानिए, एक बार के लिए आप इसको चेंज करिए, यहाँ पे इसको सी रखिए, इसको आप सी, इसको आप बी, इसको बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा मैंने कहा कि एंगल सी यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट है। तो देखिएगा एक्यूट एंगल के केस में हम में से क्या होता है दोस्तों, एक्यूट एंगल के जो केस है उसमें हम में से क्या होता है, एंगल सी यदि लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट भुजा का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के छोटा होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, तो आप सबको पता होगा कि लार्जेस्ट एंगल में मैंने क्या कहा कि इस एक्यूट एंगल में मैंने यदि कौन है, सी को लार्जेस्ट माना, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल सी है जो लार्जेस्ट है, उसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों, इसके स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर से हमेशा छोटी होगी। जबकि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होगा दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ पे सी लार्जेस्ट है, सी क्या है, लार्जेस्ट एंगल है, यहां पे सी लार्जेस्ट एंगल था। ठीक है दोस्तों, यदि सी लार्जेस्ट एंगल है तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा दोस्तों, हमेशा सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग सी स्क्वायर की वैल्यू होगी हमेशा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगी। क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगी। जबकि दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर दोस्तों, किसमें, जो ऑब्ट्यूज एंगल है, इसमें क्या होगा, सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दोस्तों, सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमेशा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के योग के बराबर, ग्रेटर देन होगी। क्या होगी दोस्तों, यहां पे क्या होगा दोस्तों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में हमेशा लार्जेस्ट कौन है दोस्तों, जो लार्जेस्ट साइड है, उस लार्जेस्ट साइड के वर्ग का स्क्वायर हमेशा क्या होगा दोस्तों, लार्जेस्ट साइड के वर्ग का वर्ग क्या होगा, हमेशा छोटा होगा अन्य दो साइड के स्क्वायर के योग के बराबर। और राइट एंगल ट्रायंगल में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, सी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये कहां से आया दोस्तों, इसको भी प्रूव करके आपको मैं बता दूं ऐसा क्यों होता है, कि एक्यूट एंगल में ऐसा क्यों होता है, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा क्यों होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऐसा क्यों होता है। एक बार के लिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिएगा मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो देखिएगा, मैंने कहा कि एक्यूट एंगल के केस के अंदर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में हमेशा क्या होता है, सी स्क्वायर क्या होता है, हमेशा लेस देन होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, और सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में हमेशा सी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, इस बात को प्रूव करते हैं। इसके लिए लेके चलता हूं आपको, देखिएगा देखो दोस्तों क्या हुआ, हमने बताया कि मान लीजिए त्रिभुज बनाया, मैंने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज कौन सा बनाया, त्रिभुज ए बी सी बनाया, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है दोस्तों, यहां पे बी के सामने की जो भुजा होगी इसको बी, सी के सामने की जो भुजा होगी सी, ए के सामने की भुजा होगी इसको बोलेंगे ए। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, ए। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने यहां पे वर्टेक्स ए से भुजा बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है दोस्तों, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एडी डाला दोस्तों। क्या डाला, एडी। यहां पे इसको 90 डिग्री माना, क्यों, परपेंडिकुलर डाला इसलिए। ये कितना कौन बढ़ेगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। ये मैंने बताया आपको। अब देखिएगा यहां से क्या हुआ दोस्तों, मैं मान लीजिए
मैंने क्या किया, अपने को प्रूफ क्या करना था, अपने को ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऐसा क्यों होता है, और सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर क्यों होता है, और अपने को बताना है कि सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ऐसा क्यों होता है। अपने को एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए बताना है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बताना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए बताना है। अब देखिएगा, मैंने यहां मान लीजिए ए है, मैं इसको मान लेता हूं एक्स है दोस्तों, यहां मान लेता हूं ये एक्स है, तो मुझे बताइए ये कितनी होगी, तो आप लोग सिर्फ ए माइनस एक्स होगी, क्या होगी, ए माइनस का एक्स। अगर यहां तक की जो वैल्यू है मैंने एक्स मान ली, तो मुझे बताइए यहां तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप लोग सिर्फ ए माइनस एक्स, कितनी होगी, ए माइनस एक्स। अब देखिएगा ए माइनस एक्स होगी। अब यहां पे मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को ये बताना है। तो अब मुझे बताइए, मुझे ये बात बताइए दोस्तों कि यहां पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो आप लोग 90 डिग्री, और ये क्या है, तो आप लोग एच हाइट होगी, कितनी होगी, हाइट होगी, क्योंकि कभी भी मैंने कहा था किसी भी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा परपेंडिकुलर है तो हमेशा वो रेखा हाइट का काम करेगी, ये बात मैंने कही थी। इसका मतलब ये रेखा जो रेखा एडी है वो किसका काम करेगी, हाइट का, किसका दोस्तों, हाइट का। अब यहां तक बात समझ आई होगी कि हाइट का काम करेगी। अब देखिएगा मुझे बताइए क्या मैं इस, देखिएगा ये जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने हाइट, ये जो ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिएगा रेड कलर से बनाया है मैंने, इस रेड कलर में, क्या यहां से मैं एच की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता क्या, तो आप लोग ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में यदि एच की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, मुझे यदि एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, तो आप लोग सी स्क्वायर का माइनस का किसका, ए माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, ए माइनस का एक्स स्क्वायर। यदि एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस का ए माइनस का एक्स का होल स्क्वायर आएगा। और यहां से इसी ट्रायंगल से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल लिया है मैंने कौन सा, तो आप लोग से ये ट्रायंगल आपने लिया है, कौन सा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, मान लीजिए इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में क्या मैं एच की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो आप लोग हाँ, ये एक समीकरण हुआ, यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू, इस ट्रायंगल से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप लोग सर बी स्क्वायर माइनस का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। यहां तो बात समझिए दोस्तों। अब मुझे बताइए यहाँ पे h की वैल्यू के बराबर होगी, एच स्क्वायर के बराबर होगा, तो आप लोग हाँ, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, तो आप लोग सी स्क्वायर माइनस का ए माइनस का एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, हुआ नहीं दोस्तों, हुआ। मुझे बताइए यहां से इसको सोल्व करिए तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax और इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। मुझे बताइए यहां से क्या आएगा, तो आप लोग सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax इज इक्वल टू आएगा, तो आप लोग बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। मुझे बताइए ऐसा है यदि तो यहां से इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अपन क्या करते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिएगा अपने पास क्या बता, तो आप लोग सी स्क्वायर प्लस का 2ax, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू क्या, इस ए स्क्वायर को देने जाइए, ए स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर। यहां पे अपने पास ये आएगा दोस्तों, लास्ट टाइम पे अपने पास क्या है, सी स्क्वायर प्लस का 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आया नहीं आया, तो आप लोग के साथ ऐसा हुआ। मुझे बताइए यहां पे सी स्क्वायर है दोस्तों, क्या है, सी स्क्वायर, यहां पे सी स्क्वायर कहां पे, तो आप बोला ये सर ये सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर में ये क्या 2x है, क्या इसको आप कुछ मान लीजिए, क्या कुछ मान लीजिए, सी स्क्वायर जो सी स्क्वायर है दोस्तों उसके अंदर कुछ वैल्यू जोड़ने पर सी स्क्वायर के अंदर 2x का कुछ मान तो होगा ही नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर हाँ होगा, सी स्क्वायर में कुछ वैल्यू जोड़ने पर हमेशा हमारे सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ, सी स्क्वायर में कुछ जोड़ने पर ये जो वैल्यू है इधर वाली वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आती है, ठीक है दोस्तों। यदि मैं इसे कुछ वाली वैल्यू को यहां से हटा दूं मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्यों, जब कुछ इसमें जुड़ा हुआ था तो दोनों वैल्यू क्या थी, बराबर थी, लेकिन जब इस वैल्यू को यहां से हटा दूंगा तो मुझे बताइए क्या जो सी स्क्वायर है वो क्या लेस देन नहीं होगा, क्या ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के योग के बराबर। तो आप बोलोगे हाँ सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ जुड़ा हुआ था तभी दोनों बराबर थे, लेकिन यदि यहां से कुछ ही हटा दूं, मैं यहां से कुछ ही वैल्यू हटा दूं तो यहाँ पे जो सी स्क्वायर होगा वो क्या इन दोनों के योग से कम नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर कम होगा। और अपन यही तो पढ़ा है कि यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में एक्यूट ट्रायंगल, तो अपन दोस्तों ये तो पढ़ा है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में हमेशा क्या होता है कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर हमेशा छोटा होता है, किनके, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से छोटा होता है। ये बात तो मैंने बताई थी दोस्तों, और वो प्रूव कर लिया अपन ने कि सी स्क्वायर लेस देन होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। या तो बात दोस्तों समझ में आई होगी। अब देखते हैं अपनी अगली बात है। अब दोस्तों
अपन ये किसके लिए फाइंड किया, ये अपन ने फाइंड किया दोस्तों किसके लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब अपन देखिएगा दोस्तों, अपन ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए फाइंड कर लिया। अब आगे चलते हैं अपन किस पे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है दोस्तों, किस पे, ऑब्ट्यूज। देखिएगा ये अपन ने फाइंड कर लिया दोस्तों, ये अपना काम हो चुका है। ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे होता है अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, इसलिए ये भी अपन ने फाइंड कर लिया। अपने को फाइंड करना है कि सी स्क्वायर है ना वो ग्रेटर देन होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के, ये प्रूव करना है अपने को। अब इसके लिए मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, देखिएगा क्या बनाया दोस्तों मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या सर, ये कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का केस है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बताया। अब यहां पे क्या किया मैंने, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया, ये ए होगी और ये साइड कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर ये बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। अब दोस्तों देखिएगा मैंने यहां से क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, इस सी बी रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का, और परपेंडिकुलर ये डालेंगे किस रेखा पे, तो ये जो काम करेगा ये ए डी, ये किसका काम करेगा, तो आप बोलोगे हाइट का सर, किसका, हाइट का। अब यहाँ पे बी के सामने एक भुजा तो आप बोलोगे सर बी, ए के सामने एक भुजा आप बोलोगे सर ए, यहां से यहां तक की वैल्यू तो आप बोलोगे सर ए, सी के सामने एक भुजा तो आप बोलोगे सर सी। मुझे बताइए यहां से यहां तक की वैल्यू ए है, यदि मैं यहां से यहां तक की जो वैल्यू है उसे एक्स मान लूं, डी से सी तक की, डी से सी तक की जो पॉइंट है यहां तक दूरी की यदि मैंने एक्स मान लिया, तो मुझे बताइए ये जो दूरी होगी दोस्तों, ये वाली जो दूरी होगी डी से लेकर बी तक की, वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ए एक्स प्लस का ए होगी नहीं होगी दोस्तों, होगी। अब देखिएगा इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज ए डी बी में देखिएगा, त्रिभुज ए डी बी में देखिएगा, यदि मैं यहां से एडीबी में यदि एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, एडीबी में एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है। अब देखिएगा ये हुआ एक। अब यहां पे त्रिभुज कौन से में देखिएगा, त्रिभुज आप दोस्तों ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में देखिएगा, ए डी सी में देखिएगा। अब त्रिभुज एडीसी में देखिएगा दोस्तों क्या आएगा, तो आप त्रिभुज एडीसी के अंदर अपने को यहाँ एच स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या आएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या है दूसरा। यहां पे देखिएगा त्रिभुज ए डी बी में हमने क्या निकाला, एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली, और ऐसा ही हमने क्या किया त्रिभुज डी सी बी में एडीसी, त्रिभुज एडीसी में हमने क्या निकाला, त्रिभुज एडीसी में एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली। मुझे बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर क्या एच स्क्वायर कॉमन है, तो आप बोलोगे यहां से एच स्क्वायर कॉमन है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा बराबर होगी, वैल्यू बराबर होगी तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सी स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। होगा नहीं दोस्तों, होगा। मुझे बताइए इसको सोल्व करिए, सी स्क्वायर माइनस का ये क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर और प्लस माइनस का 2ax यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से सी स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2ax है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर को उधर ले जाइए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा ना, तो आप बोलोगे सर हाँ क्या आया अपने पास, तो आप बोलोगे सर अपने पास आया सी स्क्वायर में से माइनस 2ax इज इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपने पास में लास्ट में क्या है, तो आप बोलोगे सर सी स्क्वायर माइनस का 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब दोस्तों ये मान लीजिए मैंने इसको सी को सी स्क्वायर लिखा, ये जो माइनस का 2x लिखा हुआ इसमें लिख दीजिए मैंने कुछ लिखा, मान लीजिए कुछ समथिंग, यहां पे क्या लिखा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब मुझे बताइए इस सी स्क्वायर की वैल्यू में से, इस सी स्क्वायर में से कुछ घटने के बाद में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है। देखिएगा दोस्तों सी स्क्वायर की एक वैल्यू थी और इस सी स्क्वायर की वैल्यू में से मैंने कुछ घटा दिया, ये कुछ घटा दिया गया, तो आप लोग यहां से घटा दिया, ये कुछ घटने के बाद में हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के बराबर आया। यदि मान लीजिए इस क्यू
इस जो कुछ है इसको यदि घटाऊं नहीं मैं, इसका मतलब होगा कि जो सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और यही तो कंडीशन अपने पढ़ी है कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हमेशा किस में होता है। तो आप बोलोगे सर ये हमेशा किस में होगा, ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अंदर। यही तो बताइए दोस्तों मैंने कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होगा, जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से बड़ा होगा। यही बात मैंने बताई दोस्तों, और यही प्रूफ था अपना जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। यहां तक बात दोस्तों आप सबको समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं अपन, यहां पे जो मैंने बात बताई दोस्तों कौन सी, कि लार्जेस्ट एंगल हमेशा बड़ा होगा, उसको एक और तरीके से मैं आपको, लार्जेस्ट एंगल बड़ा होगा और लार्जेस्ट एंगल की जो सामने की साइड होगी, ठीक है दोस्तों, वो हमेशा बड़ी होगी। और इसका जो प्रूफ बताया मैंने, सी स्क्वायर हमेशा छोटा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ये कंडीशन कब होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल केस में। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होगा कि लार्जेस्ट भुजा का जो स्क्वायर है वो हमेशा अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होगा कि लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो हमेशा अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ये बात मैंने बताई। इसी बात को एक अन्य तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों, और वो क्या है दोस्तों, देखिएगा आपने एक रूल पढ़ा होगा दोस्तों। रूल क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। अब दोस्तों मैंने क्या बताया, ये एक्यूट एंगल में है, ये एक्यूट एंगल में है, ये राइट एंगल में है, ये ऑब्ट्यूज एंगल में है। अब दोस्तों आपने एक रूल पढ़ा हुआ, कौन सा, एक मान लीजिए त्रिभुज है दोस्तों, ये त्रिभुज है, और मैंने बताया त्रिभुज में अंदर ये है ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, ठीक है दोस्तों। ये बी, इसके सामने भुजा, इसके सामने भुजा सी, इसके सामने भुजा ए होगी, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा ये एंगल है, ये एंगल बी है, क्या है, एंगल बी। अब दोस्तों आपको एक कोसाइन रूल पता होगा दोस्तों, कौन सा, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल हमेशा त्रिभुज में लगता है, और क्या कहता है ये कि क्या होता है दोस्तों, ये मान लीजिए कोस बी मुझे ज्ञात करना है, यदि कोस बी ज्ञात करना है मुझे दोस्तों, यदि cos b मुझे लिखना है तो इस cos b को लिखने का जो तरीका होगा दोस्तों क्या होगा, पास पास वाली दोनों साइडों का स्क्वायर, पास पास वाली दोनों साइडों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और सामने का जो इस कोण के सामने की जो भुजा है उसको इसमें से घटा दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए, और नीचे क्या आएगा, पास वाली जो दोनों भुजा है उन दोनों का मल्टीप्लेक्शन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2ac आएगा दोस्तों। तो cos b को लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, cos b इक्वल टू क्या होगा, c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 2ac आएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मान लीजिए मैं cos c की वैल्यू लिखता हूं दोस्तों, cos c की लिखता हूं, मान लीजिए cos c, तो cos c कैसे लिखेंगे, पास पास वाली दोनों भुजाओं की वर्ग करके जोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और इसके सामने वाली जो भुजा है उसको इसमें से घटा दीजिए, c स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 के साथ में, 2ab, ये हुआ cos c। इसी प्रकार से आप cos a को भी लिख सकते हो, किसको, cos a को भी लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों जो बात समझाना है मेरे को वो देखिएगा। अब मान लीजिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा cos b, मैंने क्या लिखा, cos b। अब इस cos b के केस में देखना दोस्तों, यदि मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इफ क्या हुआ, एंगल b क्या है, एक्यूट एंगल। मैंने क्या कहा, मैंने कहा दोस्तों इफ एंगल b, एंगल जो b है यदि एक्यूट एंगल है, यदि एंगल b क्या है, एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल b का, एंगल जो b की वैल्यू होगी, एंगल जो b की वैल्यू होगी वो हमेशा 90 डिग्री से छोटी होगी, नहीं होगी। तो आप बोलोगे सर हाँ, एंगल b की जो वैल्यू होगी हमेशा 90 डिग्री से छोटी होगी। और मुझे बताइए यदि एंगल b की वैल्यू यदि 90 डिग्री से छोटी होगी तो मुझे बताइए जो cos b होगा, जो cos b होगा दोस्तों, cos b उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने एक बात पढ़ी होगी दोस्तों, आपने ये लाइन पढ़ी होगी, इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, इसके अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें केवल कौन सा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोट पॉजिटिव होता है, इसी प्रकार से। तो मुझे बताइए यहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे, प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पे सब पॉजिटिव होंगे नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सब पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूट, ये जो कोण b की वैल्यू है वो 90 डिग्री से छोटी है। तो मुझे बताइए ये जो b का मान होगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप लोग इस ए क्वाड्रेंट में आएगा, किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू होगी, तो मुझे बताइए cos b की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप लोग cos b की जो
क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। यदि ऐसा है दोस्तों, यदि ये पॉजिटिव होगी दोस्तों, तो देखिएगा यदि cos b क्या होगा, यदि cos b क्या होगा, एंगल b यदि क्या है, एक्यूट है, एंगल भी एक्यूट है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये पॉजिटिव होगा क्या, तो आप लोग हाँ ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। नीचे क्या है, तो आप लोग से 2ac। अब दोस्तों यहां से इस 2ac का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, प्लस कोई वैल्यू थी इसका मल्टीप्लाई किसमें क्या, 2ac। यहाँ पे क्या है, तो आप लोग सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। यहां से आप क्या करिए दोस्तों, यहां से ये जो लिखा हुआ है दोस्तों सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, अपने को बताया गया है कि किसमें cos b की वैल्यू याद करनी थी। अपन cos b को इधर ले आते हैं, इस b को बी स्क्वायर को इधर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस का, ठीक है दोस्तों, प्लस का, देखिएगा प्लस मल्टीप्लाई 2ac इजिकल टू क्या होगा, तो आप लोग सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस बी स्क्वायर को इधर लेके आ गया। बी स्क्वायर में दोस्तों ये देखिएगा ये कुछ वैल्यू जुड़ रही है क्या, तो आप लोग सर बी स्क्वायर में कुछ जुड़ने के बाद में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के योग के बराबर है। यदि मान लीजिए इस कुछ को यहां से हटा दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमेशा सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर से छोटी होगी। और यही तो अपने पढ़ा है कि हमेशा क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है दोस्तों कि जो बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, जो एक किसी भी एक भुजा, मान लीजिए यहाँ पे बी मैंने लार्जेस्ट माना था, यहाँ पे बी मैंने क्या माना था, लार्जेस्ट माना था दोस्तों, यहाँ पे बी लार्जेस्ट है। यदि बी लार्जेस्ट है दोस्तों, तो मैंने कहा कि लार्जेस्ट भुजा का जो स्क्वायर होगा, लार्जेस्ट भुजा का जो स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजाओं के योग के स्क्वायर से छोटा होगा। ये बात मैंने बताई एक्यूट एंगल के ट्रायंगल केस में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आएगी दोस्तों। अब बता दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ये बात है एक्यूट के लिए, ये बात किसके लिए, एक्यूट के लिए। मान लीजिए मैंने कहा कि एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो मुझे बताइए एंगल बी 90 होगा, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपन क्या होगा, तो आप 2ac। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप cos 90 की वैल्यू बताइए, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कितनी, 0। यहाँ पे क्या होगी, तो सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगी 2ac। अब यहां से मुझे 2ac इधर लेके जाऊंगा तो 0 हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा दोस्तों, 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आई सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, सी स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। और यही तो बात अपने पढ़ी है दोस्तों, किसमें पढ़ी है, राइट एंगल ट्रायंगल केस में, कि जो लार्जेस्ट साइड होगी, मान लीजिए बी को मैंने अभी इस टाइम पे मैंने कहा कि बी लार्जेस्ट है, बी यहाँ पे मैंने क्या कहा, लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा, लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा अन्य दो साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होगा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। ये बात मैंने बताई दोस्तों आपको। तो ये हुआ किसके लिए, ये एक्यूट के लिए हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हुआ। एक और केस लेके चलता हूं दोस्तों, किसके लिए, तो आप बोलोगे सर ये होगा केस, मान लीजिए एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से ज्यादा है। यदि एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब एंगल बी कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर ऑब्टूस एंगल होगा। यदि एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है तो मुझे बताइए एंगल बी कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर एंगल बी होगा कौन सा, ऑब्टूस एंगल। कौन सा होगा, ऑब्टूस एंगल। एंगल बी यदि 90 डिग्री से ज्यादा है, यदि एंगल बी 90 डिग्री से ज्यादा है, तो यहाँ पे cos बी की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या थी, तो आप बोलोगे 0। जबकि यहाँ पे जब cos क्या हो जाएगा, मान लीजिए दोस्तों b होगा, लेकिन ये b क्या होगा दोस्तों, ये b होगा 90 डिग्री से ज्यादा। तो यहाँ पे cos की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। मैं आपको बताऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। तो यदि cos b की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव आएगा क्या, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव आएगा। अब यदि ये नेगेटिव है दोस्तों, तो मुझे बताइए यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2ac। अब दोस्तों इसी को इधर ले जाइए, यहाँ पे बी स्क्वायर लेके आइए, तो बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, माइनस का ये कुछ साइन था मान लो, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया 2ac, कुछ वैल्यू थी यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या आया सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यदि बी स्क्वायर में से कुछ घट रहा है दोस्तों, बी स्क्वायर में से कुछ घटने के बाद में बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के योग के बराबर आ रही। बी स्क्वायर में से कुछ घटाने के बाद में ये जो वैल्यू है इधर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के योग के बराबर आ रही। मान लीजिए मैं इस वैल्यू को हटा देता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर जो बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की
योग से बड़ी होगी। क्यों होगा दोस्तों? इसमें से जब कुछ घटाया तब इसके बराबर थी, यदि इसमें से कुछ घटाऊंगा ही नहीं, इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर हमेशा इन दोनों की भुजाओं के स्क्वायर से योग से बड़ा होगा। ये बात समझ आई दोस्तों? तो ये दोस्तों ये किसके होगा? ये होगा अपना ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के केस में होगा। तो मैंने आपको यहां पे बताया कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर हमेशा एक्यूट ट्रायंगल में कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसा होगा और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में कैसा होगा, ये मैंने बताने की कोशिश करी। और मैंने ये भी बताया आपको कि जो सबसे बड़ा कोण होगा, उस सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। ठीक है दोस्तों? तो ये मैंने आपको जो आज कंसेप्ट बताए कौन से, इस ट्रायंगल के, उन कंसेप्ट के ऊपर मैं बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा 1-2 दिन में। लेकिन उससे पहले कुछ और कंसेप्ट ट्रायंगल के बचते हैं, उन सभी कंसेप्ट को एक बार क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद में आपको मैं उस सीट नंबर 1 मैंने आपको क्लियर करवा दी है, अब आपके सामने सीट नंबर 2 लेके आऊंगा। वहां पे मैं आपको उस ट्रायंगल के यहाँ पे जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए, उन सभी कंसेप्ट से लेकर सारे कंसेप्ट आप क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों? तो ये आपका काम है कि आप इन वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखें, क्यों दोस्तों? आप जितना ज्यादा इनको देखोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों? इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि आप लगातार इन वीडियोस को देखें और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आप सभी को मैंने पहले भी कई बार बता दिया, अभी भी बता रहा हूं कि ऐसी मेरे पास कोई दवा नहीं है कि मैं आपको घोल के दे दूं और आप पी जाओ सब कुछ याद हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि यदि आपको सब कुछ याद करना है तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो भी टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक को कम से कम आप 3 या 4 बार देखिएगा। 3-4 बार जब यदि टॉपिक को आप देख लोगे तो आपके दिमाग में स्वतः ही उतर जाएगा। आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है उसको याद करने की, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों? यही एक मैथमेटिक्स का जादू है। जितना ज्यादा आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप इसके अंदर माहिर होते जाओगे। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अपन कल की क्लास में। ओके बाय।